नमस्कार। रायसीना रिपोर्ट्स के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों की, और इस बारे में चर्चा के लिए मेरे साथ हैं चार वरिष्ठ पत्रकार: औरंगजेब नक्शबंदी, पुनीत यादव, नागेंद्र शर्मा और चेतन चौहान। सबसे पहले हम बात करते हैं पुनीत से। पुनीत अभी अभी उत्तर प्रदेश का दौरा करके आए हैं। पुनीत, ये बताइए कि आपने क्या देखा, आपका जो प्राथमिक जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? उत्तर प्रदेश कैसा चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए राजेश, मैं कुछ दिनों के लिए कुछ वक्त के लिए लखनऊ में था। बाकी पूरा जो मेरा दौरा था वो पूर्वांचल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ईस्टर्न यूपी, उस इलाके में था। तो बाकी जो वेस्टर्न यूपी या रोहिलखंड या बुंदेलखंड में या अवध के जो एरियाज हैं, उसमें जो माहौल है वो उस पे मैं थोड़ा कम ही बोलूंगा, क्योंकि वो बहुत कम ही मैंने एरिया देखा या कवर किया। पूर्वांचल का जो इलाका है वो अपने आप में एक बड़े मायने रखता है यूपी के इलेक्शंस में। नंबर ऑफ सीट्स के लिहाज से बीजेपी की जो 2017 में या 14 और 19 में परफॉर्मेंस थी उसके लिहाज से भी, और जो कास्ट कॉम्बिनेशंस वहाँ काम करते हैं उसके लिहाज से भी। तो फिलहाल जो पूर्वांचल में हालांकि 2 महीने हैं चुनाव में, पर जो माहौल नजर आया वो अ, बहुत ही ज्यादा एक एंटी इनकम्बेंसी नजर आई। 3-4 मुद्दे हैं जिनके ऊपर, एक तो महंगाई, दूसरी बेरोजगारी, तीसरी जो स्ट्रे कैटल का जो मामला है, मवेशियों का, खेतों में जो नुकसान हो रहा है मवेशियों की वजह से, उसका। और उसके अलावा कुछ कुछ इलाकों, कुछ ये पूर्वांचल के जो पॉकेट्स हैं वो हैं जहां ब्राह्मण डोमिनेटेड सीट्स हैं। और आपने भी सुना होगा कि किस तरह से काफी वक्त से कुछ एक वो ठाकुर बनाम ब्राह्मण वाली बात चल रही है यूपी में, उस चीज को लेकर के। तो वो भी एक काफी सुनने में मिलता है कि ठाकुर ब्राह्मणों में नाराजगी जो है। लेकिन ये जो एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, और काफी स्ट्रॉन्ग विजिबल एंटी इनकम्बेंसी है, जो मुझे इस बार एक, क्योंकि मैं 14 और 17 और 19 में भी इस इलाके में घूमा हूं, जो नई चीज इस बार दिखी वो ये कि जो आम आदमी है, और खासतौर से क्योंकि मैं विलेजेस के जो गांव के जो इलाके हैं उनमें गया, जो आम वहां के लोग हैं वो बहुत मुखर होकर के अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सवाल उनसे पूछा और आपको आगे बढ़ा दिया कि भाई नहीं नहीं, हम इस बात पे बात नहीं करना चाहते या इस बात पे हम कुछ नहीं कहना चाहते। वो नहीं है, बहुत मुखर होकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं लोग, और बहुत ही साफ शब्दों में ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो वोटिंग की प्रेफरेंसेस हैं वो क्या है। तो एक बहुत क्लियर मैसेज जो है वो ये कि बाइपोलर इलेक्शन है लार्जली इस एरिया में, सपा और भाजपा के बीच। वहां हमने बहुत ही कम ऐसे पॉकेट्स हैं जहां किसी को बसपा या कांग्रेस की बात करते हुए नजर आए। और एक उसका जो दूसरा पहलू है वो ये भी है कि यही वो पॉकेट है, यही वो बेल्ट है यूपी का जहां से प्रधानमंत्री की पार्लियामेंट्री सीट भी है। चीफ मिनिस्टर का अपना गढ़ भी वही है, गोरखपुर का। प्रधानमंत्री की बनारस की कॉन्स्टिट्युएंसी है। हम उसी वक्त वहां थे जब प्रधानमंत्री का बनारस का दौरा भी चल रहा था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इनॉग्रेशन भी था। तो इन सारी चीजों के बावजूद एक सरचार्ज जो एटमोस्फियर हो जाता है इस तरह के पॉलिटिकल फंक्शंस में, उसके बावजूद लोगों का ये बड़े डंके की चोट पे कहना कि भाई हम योगी की सरकार से नाराज हैं और हमें कुछ नहीं मिला और बहुत बुरा हाल है, ये अपने आप में एक नई चीज वहां के लिए मुझे नजर आई। कुछ पॉजिटिव्स भी लोगों ने गिनाए, जैसे उन्होंने, कई लोगों का ये भी कहना था कि हमारा अपना परसेप्शन जर्नलिस्टिक तौर पे जो भी हो,
पर लोगों का ये मानना था कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो पहले की गुंडागर्दी थी वो अब नहीं होती। और जो यादवों का एक टंका बजा करता था अखिलेश की सरकार के वक्त या सपा की सरकार के वक्त, वो अब नहीं है। अब हम थाने जाकर के रिपोर्ट लिखवा लेते हैं, ये करते हैं। तो एक आम धारणा तो है, वो कितनी सच है या कितनी रूमर्स की वजह से हो गई है उसकी बात अलग है। ये मोटे मोटे मुद्दे। पुनीत, ये बात हमने बिहार में भी देखी थी। बीजेपी ने वोटरों को ये आखिरी चरण में, चुनाव के आखिरी चरण में याद दिलाने की कोशिश की थी कि अगर आरजेडी पावर में आती है तो किस किस्म के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो उन्होंने लालू राज में 15 साल में देखी थी, उसका भय उनको दिखाया था। तो क्या यूपी में भी बीजेपी यही रणनीति पे अमल कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर आपने कहा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पे। तो 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 क्या यूपी में बीजेपी जानबूझ के इस बात पर एक बल दे रही है कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई तो वैसी ही गुंडई, वैसे ही दंगई जो है वो आपको देखने को मिलेगी? क्या आपको ऐसा वहां पे भान हुआ? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी की जो एक बहुत बड़ी ये सक्सेसिव विक्ट्रीज का जो एक कारण है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि बीजेपी पॉलिटिक्स को एक बड़े ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह से ट्रीट करती है। तो आप जैसे तीन एग्जांपल्स मैं आपको गिनाऊंगा जो यूपी में हमने देखे। एक तो इस बेल्ट में जब आप घूमेंगे तो विलेजेस बदल जाएंगे, शहर बदल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट बदल जाएगी, लेकिन एक किस्सा ऐसा है, एक एनेक्डोट जो आपको कुछ हल्के फुल्के मॉडरेशंस के साथ हर जगह सुनाई देगा। वो ये कि आप किसी गांव की चौपाल पे चले जाइए या किसी पान वाले की दुकान पे चले जाइए, वहां दो तीन आदमी खड़े होंगे, आप उनसे बात करने लगिए सपा के बारे में या ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, तो वो कहेंगे अरे आपको पता है फलाने गांव में एक पान की दुकान पे, अब ये डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाता है, कहीं वो पान की दुकान हो जाती है, कहीं वो पंसारी की दुकान हो जाती है, कहीं कोई ढाबा हो जाता है, लेकिन इंसिडेंट वही है कि पान की दुकान पे या पंसारी की दुकान पे या ढाबे पे एक यादव आया या एक यदुवंशी आया, उसने सामान खरीदा, और जब उससे सामान के पैसे मांगे तो उसने कहा कि अरे जानते नहीं हो हमारी सरकार आने वाली है, और गाली गलौज करके बिना पैसे दिए चला गया। ये किस्सा आम तौर पे आपको हर गांव में कोई ना कोई सुनाएगा। अब जब आप उनसे ये सवाल पूछेंगे कि भैया अच्छा कहाँ का किस्सा है, कौन लोग थे, आपके जान पहचान के थे क्या, नहीं हमने ऐसा सुना है, ये जवाब होता है। तो वो एक जो रूमर फैलाने की जो एक प्रक्रिया होती है, वो तो काम कर रही है अपनी जगह। उसका एक अपना इतिहास है जो सपा की सरकार के वक्त ये दिन लोगों ने देखे हैं, इस तरह की गुंडई के। तो एक बिलीवेबिलिटी फैक्टर भी उसका है। अच्छा, इन रूमर्स में देखिए बड़ा क्लेवर एक तरीका होता है, जब वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर या किसी और सोशल मीडिया पे जब इस तरह की बातें आती हैं, तो वो चार पांच किस्से गिनाएंगे या चार पांच एक सीक्वेंस देंगे इवेंट का, जिसमें पहली दो तीन चीजें वाकई हुई होंगी, या वो किसी पब्लिक मीटिंग का हवाला देंगे, किसी बड़ी रैली का हवाला देंगे कि फलानी जगह ऐसी रैली हो रही थी और वहां ये लोग मौजूद थे। ये सारी चीजें फैक्ट्स पर बेस्ड होंगी, और उसमें आखिर में दो तीन चीजें ऐसी जोड़ दी जाएंगी जो बिल्कुल गलत है, लेकिन जो आम आदमी पढ़ने वाला है वो ये देखेगा कि अरे यार ये पहली तीन चीजें तो हमने भी देखी थी, तो हो सकता है ये जो बाकी की दो हैं ये भी सही ही हों। तो एक तो ये जो गुंडई वाला जो मामला है, ये एक फैक्टर वहां पर है। और जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है, यूपी में एक कास्ट एंटी इनकम्बेंसी भी है, उसको मानना पड़ेगा। यादवों की एंटी इनकम्बेंसी है, जाटवों की एंटी इनकम्बेंसी भी है, और लेकिन ठाकुरों की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो क्या इस लेवल तक पहुंची है कि लोग यादवों वाली एंटी इनकम्बेंसी भूल जाएं, ये कहना अभी मुश्किल है। दूसरा जो एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा वो ये कि हालांकि आपके सवाल से ये थोड़ा सा अलग है, पर जो साइकोलॉजिकल वॉर की मैंने आपको बात कही, अब जैसे
कोरोना का ये वही इलाका है जहां से वो इमेजेस आपने और सबने देखी कि डेड बॉडीज गंगा में तैर रही हैं या गंगा की टैंक्स पर उनकी लाशें जो हैं वो दफनाई हुई हैं। बहुत बुरा हाल था कोरोना का। कोरोना के वक्त इन इलाकों का, खासतौर से बनारस का, इलाहाबाद का, गोरखपुर का, ये वो एरियाज थे जहां बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारी डेथ्स थी। सरकार उनको माने या ना माने, पर आम लोगों से आप बात करेंगे, हर इंसान आपसे कहेगा कि या तो उसके घर में या उसके जानने वालों में किसी ना किसी की मृत्यु कोरोना से हुई है। लेकिन जब आप उनसे ये पूछेंगे कि भाई इससे आपकी सरकार से नाराजगी है क्या, आप और हम शायद सोचे कि भाई मेरे घर में अगर कोरोना की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत हुई होगी तो मैं उस सरकार को नहीं बख्शूंगा। लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तो उनके दिमाग में एक ये बात बैठा दी गई है। आ, उसके रीजंस जो भी रहे हों, और कुछ अच्छे भी हैं शायद, जो हम कहते हैं कि ये बार बार मैसेजिंग होती है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और ये ढिलाई नहीं होनी चाहिए, और ये सारी बातें, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये भी है। हमने कई लोगों से पूछा, एक साहब हमें मिले जिनका कहना था कि 8 लोगों की मृत्यु हुई उनके घर में। मैंने पूछा कि आप वोट किसको देंगे, उन्होंने कहा हम भाजपा को वोट देंगे। और क्यों वोट देंगे, आप नाराज नहीं है इस वक्त जो कोरोना में हुआ उससे? तो कहने लगे कि साहब वो देखिए, इसमें सरकार क्या करेगी, ये तो आपदा थी, भगवान ने किया, भगवान नाराज थे, उनकी वजह से हो गया। और प्रधानमंत्री ने तो बार बार चेताया, प्रधानमंत्री ने तो बार बार कहा मास्क पहनिए, लेकिन हम ही लोग नहीं पहनते तो हमारी गलती है। तो ये एक जनता के दिमाग में ये बात भी बैठा दी गई है कि जो सक्सेसेस हैं वो तो मोदी जी की हैं या भाजपा की हैं, पर जहां भी कोई कोताही हुई हो, कोई फेलियर हुआ हो या कोई खराब चीज हुई हो, उसमें जनता की अपनी भागीदारी है। वो जनता की ही वजह से गलती हुई है, वो भी एक चीज बैठा दी गई ठीक है पुनीत। हम नागेंद्र के पास जाएंगे। नागेंद्र, पुनीत ने ये बोला कि ब्राह्मणों में नाराजगी है, ठाकुरवाद चल रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन क्या ब्राह्मण नाराज है? ये तो सबको नजर आ रहा है। लेकिन क्या वो वोट भी बीजेपी को नहीं देंगे, या फाइनली वो डिसाइड करेंगे कि ठीक है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है तो बीजेपी के पास ही चले जाए, या वो बीजेपी से छिटकेंगे इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य और बहुत कॉम्प्लेक्स राज्य है। पुनीत ने जो बताया, जो पुनीत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर पूर्वांचल के इलाके में जो घूमकर इन्होंने देखा और कहा कि एक तरह से सरकार के खिलाफ नाराजगी या सत्ता विरोधी रुझान है। अब सत्ता विरोधी रुझान में देखिए राजेश, एक चीज ध्यान रखने की है। भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव में 325 सीट लेकर आई है। ये सत्ता विरोधी रुझान जो दिख रहा है, क्या उतना काफी होगा? क्या, मैं ये पुनीत से जानना चाहूंगा, क्या इतना काफी है कि इस सरकार को हटा दिया जाए? देखिए, चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, और जब आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखते हैं, और नई भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, नई भारतीय जनता पार्टी मैं कह रहा हूं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वक्त से जो भारतीय जनता पार्टी आई है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ, एक चीज याद रखिए, वो 2017 में घोषित मुख्यमंत्री नहीं थे। वो चुनाव के बाद अचानक लाए गए मुख्यमंत्री थे, जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सबको चौंका दिया था कि कौन मुख्यमंत्री है। अब योगी आदित्यनाथ, देखिए कास्ट का, जाति का एक बहुत बड़ा रोल है यूपी की राजनीति में, लेकिन उससे बड़ा रोल नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के होते हुए है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, वो है हिंदुत्व। देखिए, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के आइकॉन है। और जो पुनीत अभी कह रहे थे कि कोरोना से मृत्यु हुई, बिल्कुल बात ठीक है, मृत्यु हुई, लेकिन फिर भी वोट भाजपा को देंगे। देखिए, एक चीज समझिए कि जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं योगी आदित्यनाथ, तो क्या इस चुनाव में भी तमाम चीजों के ऊपर, जाति के ऊपर भी, क्या अभी भी हिंदुत्व भारी है? ये देखकर पता चलेगा, क्योंकि देखिए अभी चुनाव में समय है, कब चुनाव की घोषणा होती है, कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते होगी, कब तारीखें आती हैं, शायद 28 मार्च से पहले यूपी की नई विधानसभा बननी है, तो अभी काफी समय है। तो देखिए, ये बात सही है, ये आरोप लगे हैं, लेकिन इस सब में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए विपक्ष गायब रहा है उत्तर प्रदेश में 5 साल। जितनी बातें बताई जा रही हैं उनको किसी ने उठाया नहीं है,
योगी आदित्यनाथ पर अपनी जाति को आगे बढ़ाने का आरोप लगा है। कुछ जातियां उनसे नाराज भी भाई शायद इसीलिए उनसे ब्राह्मण नाराज कहे जा रहे हैं। नहीं तो सवाल ये पैदा होता है राजेश, फिर ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? अगर 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 कोई एक आपके पास उदाहरण है, वो है 2007 के चुनाव का, कि बहुजन समाज पार्टी ने जो ब्राह्मण दलित भाईचारा लाया था। अभी बहुजन समाज पार्टी क्या ग्राउंड पर है, पुनीत बेहतर बता सकते हैं। अभी तो बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में और बाकी चीजों में कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की एक स्थापित पार्टी है और उनका अपना वोट बैंक है। तो इसलिए अब क्या ये इतना सरल है कि ब्राह्मण नाराज हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, तो इस बात पे तय होगा कि क्या बीजेपी 2017 की अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसको दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी, ये देखना होगा। क्योंकि ठाकुर तो ऑब्वियसली बीजेपी के साथ में चल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ब्राह्मणों की भूमिका जो है इस चुनाव में क्या होगी, इस पर अभी कुछ तय नहीं है। मैं चेतन को इस चर्चा में लाना चाहूंगा। चेतन, अभी यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी की घोषणा हुई है। उसमें ये कहा जा रहा है कि वो सेंटर के भरोसेमंद चीफ सेक्रेटरी हैं, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लगातार जा रहे हैं, घोषणाओं पे घोषणाएं हो रही हैं। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव की घोषणा जो है बस कुछ ही दिन बचे हैं। नागेंद्र ने भी कहा कि 28 मार्च तक नई विधानसभा आनी है। तो ऐसे मौके पर भरोसेमंद चीफ सेक्रेटरी या भरोसेमंद डीजीपी या पुलिस जो है वो कितनी मुफीद होती है जो पार्टी सत्ता में होती है? नहीं, इसमें देखिए, एक तो हमें ये भी देखना है, जो पुराने चीफ सेक्रेटरी थे उनका टर्म खत्म होने वाला था, और इलेक्शन कमीशन का रूल है कि जो 3 साल से कोई भी ऑफिसर अपनी पोजीशन पे, पोस्ट पे नहीं रह सकता। तो उसको करने के लिए, क्योंकि अगर चीफ सेक्रेटरी होते तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती कि डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को हटा दें। तो चीफ सेक्रेटरी को ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले थे, तो इसलिए उनको चेंज करके सेंटर अपना एक भरोसेमंद आदमी लेके आए हैं। क्योंकि कुछ चीजें उनको लगती हैं कि अभी कुछ अगले 1.5-2-3 महीने में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग पोजीशन जो हैं वो सरकार करेगी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अभी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स उत्तर प्रदेश में होगी, और कुछ हो भी चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस पे। तो उस तरह का फेरबदल जो है वो हुआ है, क्योंकि इलेक्शन में, चुनाव में अफसर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बिहार में कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने काफ़ी जगह रिकाउंटिंग कराया और उसके बाद इलेक्शन चेंज हो गया। तो अफसरशाही का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है चुनाव में। हर लेवल पे जब आपको परमिशन देना है, आप रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन पेपर चेक करते हैं, हर लेवल पे अफसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जबकि इलेक्शन कमीशन के डिफाइंड रूल्स हैं, उसके हिसाब से काम करना होता है, पर डिस्क्रिशन तो हमेशा हर जगह रहता है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बायस होगा कि नहीं होगा, पर उस टाइम चीफ सेक्रेटरी जो ब्यूरोक्रेसी को स्टेट में हेड करते हैं, वो सेंटर से होना एक वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है स्टेट के लिए। पर अभी ये कहना कि उससे अब योगी को फायदा होगा नहीं होगा, तो मुझे और ये भी लगता है कि कुछ अंत में जब सिलेक्शन खत्म हो रहा है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश, कि स्कीम्स को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश, प्रॉपर मैसेजिंग लोगों को देने की कोशिश नए चीफ सेक्रेटरी। उत्तर प्रदेश इतना कॉम्प्लेक्स और बड़ा स्टेट है कि 15-20 दिन में, 1 महीने में चीफ सेक्रेटरी को पूरा स्टेट समझने में, कामकाज समझने में, स्कीम समझने में टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि चुनाव के मद्देनजर ये पोस्टिंग की गई है, और इसका असर क्या होता है वो तो आने वाले दिनों में होगा। कैसे ऑपोजिशन पार्टीज ने अभी कोई रिएक्ट भी नहीं किया है, तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। उससे पहले भी आपको याद होगा, गुजरात कैडर के अफसर जो थे मिस्टर शर्मा, उनको भेजा गया था उत्तर प्रदेश। हाँ, बहुत शोर था कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री के बहुत क्लोज हैं, पर योगी ने उन्हें बनने नहीं दिया, जबकि वो एमएलसी बने। हाँ, तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, वो थोड़ी अलग प्रदेशों से अलग है। अलग प्रदेश में जैसा भी आदेश हाईकमांड से आता है तो मुख्यमंत्री मानते हैं। उत्तर प्रदेश में ये मैसेजिंग है कि योगी उसको अपोज भी करते हैं, रोकते भी हैं, और कई बार उन्होंने
जो पार्टी हाईकमांड से या सेंटर से जो आदेश आए हों उसको माना भी नहीं है। तो योगी ने अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश की है। वो एक इंडिपेंडेंट सीएम है उत्तर प्रदेश में, तो उसका उन्हें फायदा होता है नहीं होता है तो ये देखने वाली बात रहेगी चुनाव में। और दूसरा मुझे एक ये चीज कहना है कि बीजेपी में इंटरनल सर्वे जो हुए, मीडिया में रिपोर्ट्स आई, हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने कहा कि अक्टूबर नवंबर में बीजेपी के इंटरनल सर्वे ये कह रहे थे कि बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पर इस पे मुझे एक डिस्क्लेमर भी लगाना है कि जब भी चुनाव इंपॉर्टेंट स्टेट का होता है और बीजेपी को लगता है कि वो जीत सकते हैं या जीतेंगे, तो इस तरह का सर्वे की वो खबरें मीडिया में प्लांट होती हैं, लगती हैं कि बाद में अगर जीते हैं तो पूरा क्रेडिट उसका मोदी जी को मिले। तो इसलिए मुझे उन सर्वेस पे बहुत विश्वास नहीं है। या राजेश। ठीक है, ठीक है चेतन, मैं औरंगजेब को इस चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, दो बातें चेतन ने कहा, भरोसेमंद चीफ सेक्रेटरी, लेकिन भरोसेमंद चीफ सेक्रेटरी के साथ इस मामले में एक मुद्दा और है। ऐसा कहा जा रहा है कि योगी जिस चीफ सेक्रेटरी को, जिस अफसर को चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते थे उसको नहीं बनाया गया है। और फिर इसके बाद दोबारा से चर्चा शुरू हो गई कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार में कुछ मतभेद और मनभेद हैं। मनभेद में ये कहा जा रहा है कि आज से कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चाहते थे कि उनके एक खास अफसर जो हैं, जो रिटायर करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्होंने प्रवेश किया, शर्मा जी, उनको वो चाहते थे कि यूपी के मंत्रिमंडल में लिया जाए, लेकिन उनको यूपी के मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। बाद में उन्हें पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया गया, उत्तर प्रदेश भाजपा में उपाध्यक्ष बनाया गया। ये जो खबरें हैं कि केंद्र और मतलब प्रधानमंत्री मोदी और शाह और योगी के बीच में मतभेद है, मनभेद है, ये खबरें कहां तक कितनी सच हैं और ये अगर सच है तो इसमें कितना नुकसान पहुंचेगा योगी को? ये खबरें हमें 2019 के चुनाव के पहले भी आई हैं कि योगी और अमित शाह के बीच में मतभेद है। ये चलती आ रही है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा मोदी जी ने कैसे कंधे पे हाथ रख के उन्होंने तो, ये तो मैसेजिंग है ना, तो मैसेज दे दिया कि यही है, इसके यहाँ के मुख्यमंत्री यही होंगे या जो भी है, उनका हाथ रखा है, उन्होंने अपना हाथ उन पे रखा। तो ये तो खबरें ऐसी आती रही हैं, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा कम ही लग रहा है कि मतभेद है नहीं है। अगर होता तो आज तक काफी चीजें हम देखते। हाँ, एक चीज है, योगी बहुत असर्ट करते हैं, वो हमने देखा है मुख्तलिफ ओकेजन्स पे कि वो असर्टिव है, बहुत ज्यादा असर्टिव है, तो वो अपना वो असर्ट करते रहते हैं। बाकी मतभेद तो हम पहले भी सुना, हमने 2019 के चुनाव से पहले सुना था ये, बाद में क्या हुआ हमने देखा। जैसे नागेंद्र कहे हैं कि 61-62 सीटें जितने भी उनका वो उन्होंने जीत ली, डिस्पाइट ये कि एसपी और बीएसपी एक साथ लड़ रहे थे। तो ये सब इसका ज्यादा उतना मैं महत्व नहीं मानता हूँ जितना नागेंद्र एक बात बोली कि ये पोलराइजेशन, ये इलेक्शन जो है, इसमें ऑलरेडी हम रिलीजियस ओवरटोन्स देख रहे हैं अभी तक। जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, कई चीजें जो हम देख रहे हैं, जो चुनावों की सभाएं, जिन्ना बहुत पहली आ गए चुनाव में, कूद पड़े हैं वो। तो हमने देखा, कई चीजें देखे हैं कि रिलीजियस ओवरटोन चल रही हैं इस चुनाव में, वो हो गया। और वो हमेशा बीजेपी के लिए एक सक्सेसफुल एक एक्सपेरिमेंट रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जैसे पुनीत ने कहा कि ये तो जिनके 8 बंदे थे जिनके फैमिली में मर गए थे कोरोना की वजह से, उन्होंने कहा कि ये तो भगवान के वो था, एक था उनकी तरफ से आया था, तो मर गए। योगी मोदी जी तो कह ही रहे थे मास्क पहनो, 2 गज की दूरी करो। तो वो सारी चीजें जो है बाद में वो रिलीजन वो ओवरटेक करता है बाकी चीजों को, वो देखने वाला है एक चीज मेरा। लेकिन मैं पुनीत से एक चीज कहना चाहता हूँ, नागेंद्र ने एक बात बोली कि बहुजन समाज पार्टी एक एस्टेब्लिश पार्टी है यूपी की। क्या पुनीत, मायावती एक स्ट्रेटेजी के तहत अभी एक बहुत ही साइलेंट एक चल रहा है, साइलेंट क्या, चल ही नहीं रहा है, कोई कैंपेन ही नहीं दिख रहा है। वो कई लोगों ने ये भी कह रहे हैं कि कहाँ गायब है, शी इज एब्सेंट फ्रॉम द जो पूरा सीन में। तो क्या ये डेलिब्रेट है या क्या इनको चुप कराया गया है, ये वजह क्या है? क्या आपने सुना, वहां देखा आपने कुछ बीएसपी का कुछ उनका माहौल?
माहौल तो बीएसपी का बिल्कुल नहीं था। कोई नाम लेने को तैयार नहीं। कई एरियाज में कुछ ऐसी हम सीट्स पे गए जो इवन 2017 के इलेक्शन में, जब बीएसपी की सिर्फ 19 सीटें थी, 19 सीटें जीते थे वो, जिनमें से अब शायद कुछ 3 या 4 एमएलए रह गए, बाकी सारे या तो निकाल दिए गए हैं या उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो इस पूर्वांचल के बेल्ट में 2-4 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी जीती थी। हम उन सीट्स पे भी गए और कोई मतलब वो एक जो फ्रेगमेंटेशन दलित वोट का हमने देखा है 2017 ऑनवर्ड्स कंसिस्टेंटली कि नॉन जाटव दलित जो है उसको बीजेपी ने किस तरह से अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की है और कामयाब भी हुई है काफी हद तक। तो वो जो मायावती से छिटक के चला गया है, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि एटलीस्ट इस चुनाव में वो वापस आएगा। वो मायावती जी शांत क्यों बैठी हुई हैं, इसके कारण लोग बोलते कम है पर वो जायज और मतलब उसके जो कारण है वो जायज लोग मानते हैं कि भाई ये किस तरह के उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और सिर्फ खुद के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो नहीं, पर उनके वही मायावती को अगर नहीं भी अरेस्ट किया, उनके ब्रदर को तो कभी भी अरेस्ट कर लेंगे, आनंद को तो कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। और जैसा हम सुनते हैं, जिस तरह के रूमर्स अभी चल रहे हैं अभिषेक बनर्जी को लेकर के, वैसे रूमर्स काफी वक्त से यूपी में आनंद कुमार को लेकर के चल रहे हैं। तो वो एक बड़ा मसला है। लेकिन देखिए, दूसरा जो बीएसपी का एक मेजर फैक्टर मुझे इस बार लोगों से और काफी दलित एक्टिविस्ट्स या जो दलित समाज से जुड़े हुए लोग जो काम कर रहे हैं यूपी में, उनमें से कुछ पहले बीएसपी से जुड़े हुए भी थे एक थिंक टैंक के तौर पे, उन लोगों का कहना जो था वो ये कि आपने 2007 में सरकार तो बनाई एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत, और उसका एक बड़ा फायदा, आप 30% वोट शेयर पे आ गए थे, जो हाईएस्ट बीएसपी का वोट शेयर रहा है अभी तक, 30%, 30 पॉइंट कुछ, मतलब ऑलमोस्ट 31%। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में आपने जो अंबेडकरवाद की जो राजनीति थी और जो काशीराम का जो मॉडल था अंबेडकरवाद का, उसको बिल्कुल अपने सर के ऊपर उल्टा दिया और आप सवर्णों की राजनीति करने लगे। आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे तो बीएसपी की जितनी रैलीज हो रही हैं वो सतीश मिश्रा कर रहे हैं, प्रबुद्ध समाज सम्मेलन किए जा रहे हैं, प्रबुद्ध महिला सम्मेलन किए जा रहे हैं, और ये सारे सम्मेलन सतीश मिश्रा एड्रेस कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि जो पार्टी एक वक्त पे जब मुलायम से इन्होंने हाथ मिलाया था और नारा दिया था मिले मुलायम कांशी राम हवा हो गए जय श्री राम, हवा हो गए जय 93 श्री राम, 93 वो पार्टी आज की तारीख में अयोध्या में फंक्शन कर रही है और उनके पार्टी के लोग वहां जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वो तो पुनीत इस समय अयोध्या में तो फंक्शन कौन सा राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ रहा है? यहाँ तक समाजवादी पार्टी, हाँ जय श्री राम के नारे लगेंगे नहीं वो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कौन सा दल है आज उत्तर प्रदेश में जो चुनावी मैदान में? नागेंद्र और पुनीत, मैं अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। बस अभी लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद रायसीना रिपोर्ट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे बीएसपी की चुनावी संभावनाओं की थी, और इस बारे में बात कर रहे थे पुनीत यादव। पुनीत अभी उत्तर प्रदेश का दौरा करके आए हैं। पुनीत जारी रखिए अपनी बात। मैं पुनीत आपसे कह रहा था, मायावती कहाँ है? मायावती तो फिलहाल देखिए नजर तो आ नहीं रही है, ना उनकी पार्टी, सिवाय जो प्रबुद्ध सम्मेलन वो कर रहे हैं। और क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा कि एक होड़ लगी हुई है सभी पार्टीज में, ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं, ब्राह्मण्स को अपनी तरफ करने की, क्योंकि एक माहौल या बातचीत इस तरह की है कि ब्राह्मण बड़े नाराज चल रहे हैं भाजपा से। वो भाजपा को वोट देंगे या नहीं देंगे ये तो बाद में तय होगा, पर ये बातचीत तो है। अब उसमें देखिए, जो बीएसपी का 2007 में और 7 के बाद जो दलित, ब्राह्मण,
एक सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने करने की कोशिश की थी। जिसको हम दिल्ली का मीडिया कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद उसे कहा जाता है भाईचारा सम्मेलन। शायद 2007 में सतीश मिश्रा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में बसपा ने किए थे, जो बहुत कामयाब हुए थे। जी, उसमें से अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी हट गए हैं, तो सतीश मिश्रा रह गए हैं। तो अब वो भाईचारा सम्मेलन जो है वो ज्यादातर एक अब ये प्रबुद्ध सम्मेलन के रूप में हो रहा है, और ब्राह्मणों को जो एक अपनी तरफ फिर आकर्षित करने की कोशिश चल रही है। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज ये है कि ब्राह्मण 11% वोट शेयर माना जाता है, लगभग 11% यूपी में। 21% के आसपास दलित वोट बैंक है। इस 21 में ऑलमोस्ट 50% जाटव है। 12% के करीब, 12% के आसपास माना जाता है उत्तर प्रदेश में जाटव। हाँ, तो मैं 21% ओवरऑल दलित वोट कह रहा हूं, जिसमें से 11% या 21% का हाफ जो है वो जाटव हो गया, क्योंकि वो जो 21% दलित वोट बैंक है वो तो इंक्लूडिंग द जाटव है ना। तो उसमें लगभग 50% जाटव है। बाकी 66 जो है छोटी बड़ी दलित कम्युनिटीज हैं यूपी में। वाल्मीकि हो गए, कोरी हो गए, पासी हो गए, इस तरह से, जो रिमेनिंग 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये जो 50% जाटव वोट बैंक है, जो मायावती की अपनी कम्युनिटी है, ये एक कैप्टिव कम्युनिटी रही है बीएसपी की। और कई लोगों का ये है, इस बार ये एक बातचीत जरूर है कि ये जो कैप्टिव जाटव वोट बैंक है इसमें स्प्लिट होगा कि नहीं। मैं नहीं मानता कि इसमें कोई सब्सटेंशियल स्प्लिट अभी भी होगा। लेकिन एक चीज ये जरूर इस बार सुनने को आ रही है कि नॉन रिजर्व्ड सीट्स में, देखिए नॉन रिजर्व सीट्स लगभग 62 दलित रिजर्व, एससी रिजर्व सीट्स हैं, 62 या 63 यूपी में। उसमें से 67 रिजर्व सीट्स हैं, जिसमें से 2007 में मायावती 63 सीट्स जीती थी, और 2017 के चुनाव में 10 साल के अंदर अंदर मायावती बीएसपी जो है वो इन 67 में से 2 ही सीट्स पे सिमट गई थी। 2 ही रिजर्व दलित सीट्स जो हैं, एससी सीट्स जो हैं, वो मायावती जीती। हालांकि बीजेपी छोड़ सारी पार्टीज का यही हाल हुआ था उस चुनाव में, पर वो अपने आप में एक दलित वोट बैंक में जो स्प्लिट हुआ है उसका एक इंडिकेटर था। अब ये जो इस चुनाव में ये कंसोलिडेशन दोबारा होता है मायावती के लिए, नहीं होता है, ये एक सवाल है। जो नॉन जाटव दलित है वो अभी भी मायावती के पास दोबारा आता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्या वो बीजेपी के साथ उसी स्केल पर रहेगा जिस स्केल में 2017 में था या 19 में था, वो भी कोई गारंटीड अभी नहीं है। क्योंकि उस नॉन जाटव दलित ब्लॉक को अपनी तरफ रुझाने की भी कोशिश सपा भी कर रही है कुछ हद तक, कांग्रेस भी कर रही है कुछ हद तक, और उस ब्लॉक में बीजेपी के लिए एक नाराजगी भी है। क्योंकि आप देखिए, लगभग 150% के आसपास दलित्स के अगेंस्ट क्राइम बढ़ा है पिछले 5 सालों में। हाथरस से लेके आगरा, सोनभद्र तक जितने जो क्राइम्स या अट्रोसिटीज के इंसिडेंट्स आपने देखे होंगे जो आए हैं, उनमें ज्यादातर नॉन जाटव दलित्स हैं। हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की थी। आगरा में जो अरुण वाल्मीकि के साथ हुआ वो वाल्मीकि समाज से थे। अभी कुछ महीने 1.5 महीने पहले इलाहाबाद में एक घटना हुई जहां फिर वाल्मीकि समाज से थे। तो वाल्मीकि समाज जो बीजेपी की तरफ काफी हो गया था, उसमें एक नाराजगी है। उसको कांग्रेस काफी रुझाने की कोशिश कर रही है, सपा भी कर रही है। सपा के साथ ये मसला है, जैसा नागेंद्र पहले कह रहे थे, कि 5 साल ऑपोजिशन गायब था यूपी में। अभी
1.5 साल पहले कांग्रेस ने कुछ हरकत शुरू करी, 3 महीने पहले सपा ने कुछ हरकत शुरू करी। दलितों में एक लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव की भावना है कि भाई अब बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, अब जाएं किसके पास जाएं, किसको दें, कोई हमारी बात तो कर नहीं रहा। नाराजगी की वजह से किसी और को दे दे तो बात अलग है, पर कितनी जितना कह रहे हैं अभी और चुनाव के वक्त देंगे किसको वोट, वो इतना आसान नहीं है कैलकुलेट करना। ठीक है पुनीत, मेरा आपने कहा, हाँ नागेंद्र बोलना चाहते थे, बोलिए नागेंद्र। जी नहीं, मुझे लगता है चेतन शायद बोल रहे थे। मुझे एक कांग्रेस भी एक प्लेयर, माइनर प्लेयर है, पर अगर कांग्रेस का इतिहास उत्तर प्रदेश में देखें तो उन्होंने जितने भी सीएम बनाए हैं अपर कास्ट ब्राह्मण या राजपूत ही बनाए हैं। और उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि कांग्रेस सिर्फ अपर कास्ट की पार्टी रह गई है। तो क्या ब्राह्मण वोट में सेंध लगाएगी कांग्रेस कि नहीं लगाएगी? और कांग्रेस का आपको लगता है कि जो कैंपेन प्रियंका गांधी कर रही है उसका कुछ इम्पैक्ट है ग्राउंड पे? बहुत लिमिटेड पॉकेट्स में, बहुत ही लिमिटेड पॉकेट्स में। दूसरी चीज ये कि जैसा मैं अभी कह रहा था कि वाल्मीकि समाज में जो दलित्स हैं उनमें, क्योंकि ये भी एक टाइम पर कांग्रेस को वोट दिया करता था, ये एक वोट बैंक, पर उसको दोबारा रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत अमॉर्फस स्ट्रैटेजी एक है, अनक्लियर टाइप की स्ट्रैटेजी है। उसमें कुछ इम्पैक्ट लखनऊ में या कानपुर में, इन एरियाज में थोड़ा इम्पैक्ट है। जो दलित बस्तियां हैं वहां इस एक लोग कम से कम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की एज एन ऑप्शन, पर कितना कन्वर्ट होगा ये कहना मुश्किल है। ब्राह्मणों में मेरा ऐसा मानना है कि चाहे नाराजगी बीजेपी से कितनी ही हो, अल्टीमेटली बहुत सब्सटैंशियल स्प्लिट वोट का नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि चुनाव आते आते एक दोबारा बीजेपी के लिए वोट ज्यादातर जो ब्राह्मण समाज का जो तबका है उसमें वो मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। पुनीत, दो बातें आपने कही और बाकी चर्चा में भी साफ हुई। ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से और दलितों का पता नहीं है। औरंगजेब, ये दोनों दलित और ब्राह्मण जो है वो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट बैंक हुआ करते थे, तो कांग्रेस क्यों नहीं इनको अट्रैक्ट कर पा रही है? प्रियंका गांधी, गांधी परिवार की प्रतिनिधि जो है वहां पे चुनाव प्रचार कर रही हैं, वो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है, इसके बावजूद जो है जो अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक है कांग्रेस से अभी भी दूर क्यों नजर आ रहा है? देखिए राजेश, कांग्रेस जो है अगर आप देखेंगे पिछले कई सालों से, दशकों से पावर गेम में रही नहीं। हमने 2009 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में देखा 22 सीटें आई, किस वजह से आई, मुख्तलिफ उनकी वजह थी। उसके बाद या उसके हमने देखा 2012 में राहुल गांधी गए, बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन किया, क्या हुआ उसका? क्योंकि क्या होता है कांग्रेस के साथ कि इलेक्शन में ही नजर आते हैं। आप देखिए हाथरस का कांड हुआ, उससे पहले माइग्रेंट क्राइसिस हुए, प्रियंका गांधी दिखी हमें, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली वो गायब हो गए। उसके बाद देखिए यूपी जैसे जो राज्य है उसमें आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आप चुनाव में नजर आएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्टेट है और हमने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप वहां पे बिल्कुल मार्जिन में आप जो रूल करते थे 80 के दशकों, अब आप कहीं नहीं हो। तो आप ये वैनिशिंग एक्ट्स जो होते हैं इनके कांग्रेस के नेताओं के, वो नहीं ज्यादा फायदा कराएंगे, क्योंकि बहुत ही आप देखिए कि उनके जो विरोधी है वो कौन है? वो 24/7 पॉलिटिशियंस, 24 घंटे वो पॉलिटिक्स सोचते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, और उनके अगेंस्ट आप हो। आप आज आपने वहां, आप गए वहां 10 दिन में आप गायब हो। हमने 1 साल से सुना कि प्रियंका गांधी शीला कौल का मकान वहां ले रही है, वो हमने खाली खबरों में ही सुना, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा नहीं। ये जो चुनाव के आसपास राहुल गांधी हमने देखा पहले भी, जब 2012 में गए वो मैनिफेस्टो फाड़ दिया समाजवादी को, उसके बाद उन्हें बोला कि मैं अब यहीं रहूंगा,
तो हुआ क्या, 2019 में वो चुनाव, अपना ही चुनाव हार गए। 2017 में हमने देखा कहाँ से ये, इसके बावजूद कि वो सपा के साथ अलायंस में थे, क्या हालत होगी। तो आपको एक सस्टेन्ड मोमेंट चाहिए, सस्टेन्ड कैंपेन चाहिए। आप आके गायब होके, आप दर्शन देके उसके बाद गायब होगे, ऐसा नहीं होगा। एक बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत ही एक, आप खुद ही देखिए कि कितनी कास्ट है, कितना वहां पे क्या क्या फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उसमें मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप इलेक्शन के 2 महीने में वहां गए तो आपने माहौल बदल दिया। कितना माहौल आप बदल दोगे? और ब्राह्मण, आप ब्राह्मण और दलित, वो आपके साथ ऑलरेडी कहाँ तक चले, वो रहे नहीं आपके साथ। अब उनको वापस लाने के लिए आपके पास क्या एजेंडा है, वो कुछ पता नहीं। हाँ, प्रियंका गांधी ने अभी एक महिलाओं के लिए किया है, वो कितना इम्पैक्ट करेगा वो देखने वाली चीज है। उसके बियॉन्ड मैं कहीं देख नहीं रहा हूँ कुछ ज्यादा से ज्यादा कुछ मूवमेंट होना। इसीलिए हम देख रहे हैं, और पुनीत ने भी कहा कि ये चुनाव जो है ये एसपी वर्सेस बीजेपी है। ये बाइपोलर लग रहा है जो आज, क्योंकि मायावती अभी है नहीं कहीं मैदान में, तो ये एसपी वर्सेस बीजेपी ही लग रहा है। इसमें कांग्रेस और बाकी दल कहाँ है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं नागेंद्र को चर्चा में लाना चाहूंगा। नागेंद्र, एक बात कही जा रही थी कि मतलब कांग्रेस को कहीं ना कहीं जानबूझ के प्रॉप अप करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ अलायंस करने में कोई इच्छा नहीं दिखा रही है। लखीमपुर खीरी में प्रियंका जिस तरीके से उन्होंने एक अग्रेसिव रवैया दिखाया, और उस जिस तरीके से यूपी सरकार ने उसके साथ नरमी भरा रवैया दिखाते हुए उनको लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत देगी, उसके बाद ये कहा गया कि कुछ मिली भगत है, क्योंकि कांग्रेस को जितने वोट मिलेंगे वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। आप इस इक्वेशन को कैसे देखते हैं? देखिए राजेश, ये सारी चीजें जो होती हैं ये चुनावी टैक्टिक्स होती हैं, चुनावी दांवपेच होते हैं कि लखीमपुर खीरी प्रियंका गांधी को जाने की इजाजत दे दी गई। आपने अचानक देखा कि कांग्रेस जो है वो जो सो कॉल्ड दिल्ली से चलने वाले या नोएडा से चलने वाले जो टेलीविजन चैनल हैं उनकी स्क्रीन पर एक बार दोबारा प्रियंका गांधी झाड़ू लगाती दिखाई दी। वहां अगर मैं गलत नहीं हूँ सीतापुर का गेस्ट हाउस था। तो देखिए ये, और के उनको जाने की अनुमति दी जा रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि जो थोड़ा सा जो एंटी बीजेपी फॉरवर्ड कास्ट वोट है वो थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ चला जाए। जो देखिए, लेकिन ये सारी चीजें राजेश निर्भर करती हैं कि अल्टीमेट इक्वेशन यानी चुनाव में पूरा वो किस तरह बैठता है। क्या कि जो माने हम के, देखिए अभी आप चर्चा कर रहे थे ब्राह्मण दलित की, ब्राह्मण दलित बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1989 में आखिरी मुख्यमंत्री कांग्रेस के हुआ करते थे स्वर्गीय एनडी तिवारी। उसके बाद से वो पार्टी वहां से गायब है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही औरंगजेब ने कि 2009 में, और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं कि 2009 के चुनाव में मैं पूर्वांचल में था, बनारस में था, और वहां मैं नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम 2004 का आंकड़ा यानी 2004 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा की सीटें मिली थी। उन्होंने कहा हम वो पालेंगे, उतना हम टच कर लेंगे। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोकसभा का, मैं कह रहा हूं 9 में, सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कारण क्या थे मैं आपको बताता हूं। उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। मायावती पहली फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट बहुजन समाज पार्टी की 2007 में लेकर आई थी, और एक माहौल था उस समय देश में कि देखिए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना। और देखिए उत्तर प्रदेश उस माहौल को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है कि देखिए ये अच्छे सुलझे हुए पढ़े लिखे शरीफ आदमी है और इन्हें भाजपा और वाम दल पता नहीं क्यों उनको अपसेट करना चाहते हैं। तो उस समय जो लोकसभा चुनाव में आप कह सकते हैं अल्पसंख्यक भी, मध्यम वर्ग भी, फॉरवर्ड कास्ट भी, वो सब कांग्रेस के साथ उस तरह नहीं दिख रहे थे कि एक लहर हो। लेकिन ऐसा कि उत्तर प्रदेश में भी एक तरह से रिवाइवल संभव था। 2012 की बात औरंगजेब ने की। हम सबको याद है कि दिल्ली का मीडिया बहुत उत्साहित था कि कांग्रेस 100 सीट ले जाएगी। क्या हुआ? अखिलेश यादव किस प्रचंड बहुमत से आए हुए हैं। देखिए क्या होता है, एक बार जब आपके पांव कहीं से उखड़ जाते हैं, जब आपकी जमीन चली जाती है, उसको खोई हुई जमीन को वापस पाना, और खास तौर पे कांग्रेस जैसे दल को जो काडर, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है लेकिन उस तरह काडर बेस्ड नहीं है। कहाँ आनंद भवन की बातें होती हैं, कहाँ लोग मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को याद किया करते थे, कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आए कांग्रेस के। खैर आज भी भारत के प्रधानमंत्री टेक्निकली उत्तर प्रदेश को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ भी कोशिश हो जाए, देखिए जब आप फाइट में नहीं दिखते, जब आप फाइट
में उस तरह नहीं होते तो आपके साथ किसी भी वर्ग का जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसा पुनीत ने कहा कि जो लग रहा है चुनाव, अभी तक जो लग रहा है वो बाइपोलर लग रहा है। कल क्या हो कह नहीं सकते। बहुत बड़ा राज्य है, देखिए 403 विधानसभा की सीटें, और चार तो इतने बड़े बड़े इलाके हैं राजेश उत्तर प्रदेश में कि अगर एक इलाका ही स्विंग कर जाए किसी पार्टी की तरफ तो वो सत्ता के करीब पहुंच सकती है। इसलिए देखिए कांग्रेस का कोशिश हो रही है, काफी कोशिश हुई है, लेकिन कई बार ये होता है कि देखिए आपको एक चुनाव में फायदा नहीं मिलता, आगे मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ उनके पक्ष में या फेवर में जाता हुआ दिख नहीं रहा। नागेंद्र, जी, एक और बात में जोड़ना चाहता हूँ कि संगठन भी नहीं है। देखिए ओवर द पीरियड पिछले कई सालों से हमने देखा कि हमेशा बात करती है कांग्रेस कि हम अपना एक संगठन मजबूत करने जा रहे हैं, लेकिन हमने कोई वहां देखा कोई एफर्ट नहीं है, कोई अटेम्प्ट नहीं है कि उस संगठन को आप मजबूत करो। पुनीत गए हैं, पुनीत पूर्वांचल में गए हैं, कहाँ देखा उन्होंने कांग्रेस का संगठन? औरंगजेब, आपने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस को कवर किया है, और मैं और चेतन तो ऐसे राज्य से आते हैं जहां कांग्रेस का एक ढंग से इतना जबरदस्त प्रभाव होता था। देखिए हमने जितना कांग्रेस को देखा है, संगठन जैसी चीज पर कांग्रेस पार्टी का, आप बेहतर बता सकते हैं, कभी ध्यान रहा ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर। प्रदेश स्तर मैं पे कह रहा हूँ कि बट नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस बार बार दावा करती है कि हम एक संगठन मजबूत करेंगे उत्तर प्रदेश में, वो हमें कहीं पिछले कई सालों से वो दिखाई नहीं दे रहा है कि उसकी तरफ कुछ काम हो रहा है। देखिए उसकी तरफ ध्यान नहीं, और उसका जवाब आपने खुद दे दिया। देखिए आज कांग्रेस किससे लड़ रही है? आज आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा से लड़ रहे हैं, जो फुल टाइम पॉलिटिशियन। और देखिए मेरा व्यक्तिगत मत जो भी हो, मेरा व्यक्तिगत विचार जो भी हो, लेकिन जो भारत का राजनीतिक परिदृश्य है, पॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसमें आप रीजनल पार्टीज को छोड़ दीजिए। रीजनल पार्टीज कुछ इंडिया में बहुत कार्डर बेस्ड है। उस तरह अगर आप देखें तो संगठन पर जितना ध्यान आज देश की बड़ी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी का है, मुझे नहीं लगता 10वां हिस्सा भी किसी पार्टी का है उसमें। बिल्कुल ठीक है। अब तक की बातचीत में बहुत सारी बातें साफ हो गई हैं। ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, लेकिन क्या वो भाजपा से नाराजगी को वोट किसी और पार्टी को देने में बदलेंगे कि नहीं? दूसरी बात ये कि ये दो दलीय चुनाव हो गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और उसके एलाइज हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी है। तीसरी बात ये कि बहुजन समाज पार्टी जो है इस चुनाव में कहीं भी उसको गिनती में नहीं रखा जा रहा है। लेकिन अब आखिर में सबसे बड़ी बात, एम फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर। हमने जातीय ध्रुवीकरण की बात की, अब हम धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश चल रही है, लगातार चल रही है। मतलब अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। अयोध्या, मथुरा, काशी। पुनीत, आप काशी होकर आए हैं, आपने ग्राउंड पे क्या देखा? उसके बाद मैं बाकी सबको इस चर्चा में लाना चाहूंगा, और उसके साथ साथ मैं इस बारे में बात करूंगा AIMIM फैक्टर की, असदुद्दीन ओवैसी की। सबसे पहले पुनीत आप बताइए धार्मिक ध्रुवीकरण के बारे में। देखिए ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज जो 3 जगह मैंने देखी बात करके लोगों से, और तीनों जगह एक मिलता जुलता जवाब लोगों से मिला। जब बहुत मुखर होके लोग सरकार की बुराई कर रहे थे और भाजपा की बुराई कर रहे थे, और बहुत मुखर होके ये भी कह रहे थे कि इस बार तो हम साइकिल को ही वोट देंगे, तो मैंने पूछा कि लेकिन अगर चुनाव आखिर में जाकर के हिंदू मुसलमान हो जाता है और वो ध्रुवीकरण की राजनीति दोबारा होती है, फिर कब्रस्तान और अब्बाजान का जिक्र हो जाता है, तब क्या करेंगे? तो उतनी ही मुखरता से लोगों ने ये एडमिट भी किया कि नहीं, अगर तब ऐसा हो जाता है तो फिर तो भाजपा को ही वोट देंगे। ठीक है, ठीक है पुनीत, हमने ये भी पूछा कि भाई आप ऐसा कह रहे हैं, आप नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं सरकार से, और फिर ये भी कह रहे हैं कि सरकार को वोट दे देंगे अगर हिंदू मुसलमान हो गया तो आप अपना ही नुकसान करने को तैयार हैं? कहाँ हम तैयार हैं? हिंदुओं के लिए तो कर देंगे, श्री राम के लिए तो कर देंगे। मैं चेतन को चर्चा में लाना चाहूंगा। चेतन,
क्या मुसलमान पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पाले में है या कुछ कांग्रेस में जाएंगे? और मैं बाद में औरंगजेब से पूछूंगा AIM के समीकरण की। आप पहले बताइए, क्या मुसलमान, एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, वो कितना सही है? एंटी बीजेपी वोटिंग, क्या क्या एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को जाएंगे मुसलमानों के? ये देखिए, 2 चुनाव आपको इससे पहले देखने पड़ेंगे, बिहार का और बंगाल का। बिहार में सीमांचल में AIM ने 5 सीटें जीती। वहां पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी असेंबलीज थी, उन सब ने AIM को वोट दिया और उन्होंने RJD को या उनके मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट नहीं दिया। उत्तर बंगाल में जहाँ पे AIM नहीं थी, पर वहां पे मुस्लिम जो वोटर है, उन्होंने अब्बास सिद्दीकी को वोट नहीं देकर, जिसका CPIM के साथ उनका अलायंस था, वो गए तृणमूल कांग्रेस के साथ और जीत का एक कारण बने, स्पेशली साउथ बंगाल में जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी काफी सीट्स हैं। तो इन दोनों चीज से एक चीज सामने आती है कि जो कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट को हराने में सक्षम होगा, उसको मुस्लिम वोटर वोट देगा। और उत्तर प्रदेश से जो भी आवाजें आ रही हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान मुस्लिम वोटर का काफी ज्यादा है इस बार, क्योंकि उन्हें ही लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को कोई रोक सकता है तो समाजवादी पार्टी ही रोक सकती है। वेस्टर्न यूपी में जो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, अगर वैसा होता है तो उससे भाजपा को वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान होगा, जहां पे 110 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है लगभग, और जिसमें पिछली बार बीजेपी मेजॉरिटी सीट जीती थी, शायद 80 के आसपास सीट जीती थी। तो अगर वहां पे होता है तो बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम मेजॉरिटी जगहें हैं वो वेस्टर्न यूपी में आती हैं मैक्सिमम। तो ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि कैसा होता है, पर इसमें जाट किस तरह से वोट करते हैं वेस्टर्न यूपी में, और कम्युनिटीज किस तरह से वोट करती हैं, और सबसे बड़ी बात रहेगी कैंडिडेट सिलेक्शन की। समाजवादी पार्टी, RJD, RLD किस तरह के कैंडिडेट्स को टिकट देती है, उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि मुस्लिम किस तरफ जाएगा। ठीक है, मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, ऐसा कहा जाता है, बार बार कहा जा रहा है कि AIM को जो वोट मिलता है वो बेसिकली उसको बीजेपी प्लस माना जाए। AIM को जितना असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, उनको बहुत भीड़ उनको देखने के लिए आती है, उनको सुनने के लिए आती है। वो एक मुसलमानों के बहुत बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। लेकिन ऐसे भी आरोप लगते रहे हैं कि AIMIM को जो वोट मिलता है वो बेसिकली बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। तो ऐसे में मुसलमानों के सामने क्या विकल्प है? क्या AIMI को वोट देना चाहिए, AIMIM को वोट देना चाहिए, या फिर उस कैंडिडेट के पास जाना चाहिए जो कि बीजेपी को हराने में सक्षम हो? देखिए, आपके सवाल में जवाब भी है, और चेतन ने कहा कि मुसलमान उसी को वोट देगा जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो। ठीक है, जी। ओवैसी हर जगह चुनाव लड़ेंगे, एक डेमोक्रेटिक राइट है उनका। उनका जो प्लान है, वो कहते हैं कि आज तक जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए, वो उस पर्सपेक्टिव में जाते हैं और उसके बाद उनको याद दिलाते हैं कि आपके जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या क्या हुआ, आप पे क्या जुल्म और क्या शिक्षा के में डेवलपमेंट के पैरामीटर्स में क्या कहाँ तक आप पहुंचे। तो वो अपने उस हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुसलमान आज की तारीख में उसी पार्टी को वोट देगा जो सक्षम होगी बीजेपी को हराने में। ये कोई छुपाने, उसमें कोई हम कोई ज्यादा हमें दाव पेच खेलना या कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है, वो एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। तो MIM कितना वो इनरोड्स कर सकती है यूपी में, मैं गया नहीं हूँ, पुनीत बता सकते हैं कि उनका कहीं पे कुछ ट्रैक्शन है नहीं है, मैं कहने, बट हाँ, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो चुनाव बिहार में लड़े, महाराष्ट्र में लड़े, वो तेलंगाना में तो खैर उन्होंने ग्रेटर उसके बियॉन्ड हैदराबाद चले गए हैं। तो वो अपना एक्सपेंशन हर एक पार्टी देखती है, वो भी देखते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कितना क्या लोग उसको मानने को तैयार हैं कि देखिए बी टीम सीटें, यहाँ तो आम आदमी पार्टी को भी हम बी टीम कहते हैं, सबको ये एक बहुत ही कन्वीनियंट टर्म रही है, आप बी टीम कहना, सी टीम, ये सब कहना। तो कितना कौन कितना एक अपना
अपना संगठन या अपना चुनाव में कितना वोट परसेंटेज लेके आएगा वो मैं आज कह नहीं पाऊंगा। हम गए भी नहीं हैं। पुनीत कह सकते हैं कि कितना एमआईएम को वहां ट्रैक्शन है, वो मेरे ख्याल से वो बेहतर इस उसमें होंगे बताने। पुनीत, एक छोटा सा रिजॉइंडर आपकी तरफ से, मुख्तसर सा, बहुत छोटा सा। औरंगजेब ने जो बोला, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल जो औरंगजेब अभी कह रहे थे या जो चेतन कह रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक है, टैक्टिकल वोटिंग वाली। लेकिन जहां तक एआईएमआईएम का सवाल है, वो हम लोग आमतौर पे कहते हैं और बड़ा क्लीशे है कि यूपी का वोटर बड़ा समझदार होता है, तो और वो कोई जाति विशेष टिप्पणी नहीं है। लेकिन ये जो समझ है कि जो सरकार में आएगा उसको जिताओ, इस पर क्योंकि सपा का एक अपना होल्ड रहा है ट्रेडिशनल मुस्लिम वोटर्स में, उस पर इस बार बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। कई सारे सपा के ऐसे हमें बताया गया, सपा के नेताओं से जब बात हुई, कि ये एक एफर्ट चल रहा है लोगों से जाकर के बात करने का, जो सोशली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनसे बातचीत चल रही है कि भाई एआईएमआईएम को वोट देकर के अपना वोट वेस्ट ना करें। अगर एआईएमआईएम का कैंडिडेट जीत भी गया तो सरकार तो बना नहीं लेगा, तो सपा की पोजीशन अच्छी है, सपा को वोट दे दें। और दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो हालांकि एआईएमआईएम से जुड़ा हुआ नहीं है पर मुस्लिम वोटिंग का है, कि देखिए जब ऑन मास वोटिंग मुसलमानों की होती है और बहुत ही बम्पर वोटिंग परसेंटेज होता है, तो वो अपने आप में एक ध्रुवीकरण का कारण बन जाता है। तो वो, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे फौरन वो इमेजेस चल जाती हैं कि भाई देखिए फलाने बूथ पर इतने ज्यादा मुसलमान वोट करने आए हैं, उसको देख करके ही फौरन एक तरह का पोलराइजेशन शुरू हो जाता है यूपी के अंदर और भी जगहों में। उसके ऊपर भी कुछ काम किए जा रहे हैं, जो ऐसा हम लोगों को हमें सुनने में आया, लोगों से बातचीत हुई कि वोटिंग होगी बहुत। पुनीत से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। मैं नागेंद्र के पास जाना चाहूंगा। सेकंड लास्ट सवाल नागेंद्र, ये बताइए कि क्या जो विपक्षी एकता है उसमें एआईएमआईएम जो है और वो कांग्रेस, दोनों अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ में रहे और जो समाजवादी पार्टी ने एक क्या कहते हैं छोटे दलों के साथ एक गठजोड़ किया, उसमें रहे, फायदा रहेगा? देखिए राजेश, हर चुनाव में हर दल अपना फायदा देखता है। तो समाजवादी पार्टी का 2017 में कांग्रेस से समझौता था, उसके बाद 19 के लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया, और अब की बार जैसे ही चुनाव की आहट आने लगी थी तो अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया कि हम बड़े दलों के साथ, कांग्रेस का नाम नहीं लिया था, काम बड़े दलों के साथ समझौता नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमें नुकसान होता है। अब देखिए, विपक्षी एकता एक तरह से, विपक्षी एकता भी एक, मैं इसको भी अब एक क्लीशे मानने लगा हूं। इसलिए कि आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें लेके आई, और आप देखिए कि जिस तरह की उनकी लहर थी, एकता थी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे थे, क्या हुआ? तो देखिए, समाजवादी पार्टी क्यों समझौता करेगी कांग्रेस और एआईएमआईएम से? एआईएमआईएम पर आप लोग चर्चा कर रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था। देखिए, हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपना एक्सपेंशन करे, तो असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं। चेतन ने दिलचस्प बात की थी बिहार। देखिए, बिहार के जो नतीजे आए और जो राष्ट्रीय जनता दल जो 10 सीटों से सरकार बनाने से रह गई, उससे माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में भी शिफ्ट हुआ है। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी, वो गए थे फुरफुरे शरीफ से बात करने, लेकिन फुरफुरे शरीफ ने इनकार कर दिया। तमिलनाडु में किसी दल ने उनसे समझौता करने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में अभी जैसा लग रहा है, देखिए, जो हमने चर्चा की शुरुआत भी की थी और जो सवाल आपने पूछा था, अगर धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाते हैं, अगर धार्मिक ध्रुवीकरण होता है तो स्पष्ट है कि देखिए, फिर जिस तरह मुस्लिम समाज का वोट भी जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है या जो सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत दिलचस्प है राजेश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हुई थी राम मंदिर आंदोलन को लेकर के, लेकिन 3-4 सालों के अंदर ही जब मुलायम सिंह यादव और कांचीराम का समझौता हुआ था, तो बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई थी।
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी फिर उठने लगी और आप ये देखिए कि 2002 के बाद भारतीय जनता पार्टी 2002 के बाद सीधे सत्ता में उत्तर प्रदेश में आ पाई 2017 में। तो इसलिए उत्तर प्रदेश बहुत दिलचस्प राज्य है। हाँ, धार्मिक ध्रुवीकरण को उत्तर प्रदेश ने रोका भी है, लेकिन जब जब हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा हुआ है। और अभी जो बाइपोलर चुनाव दिख रहा है उसमें विपक्षी एकता की कोई गुंजाइश लगती नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये दोनों दल कुछ ऐड नहीं कर रहे। ये मेरा टेक है। आखिर में लाख टके का सवाल औरंगजेब और पुनीत दोनों से पूछना चाहूंगा, क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी? पहले पुनीत। देखिए, इस तरह की चर्चा बहुत हो रही है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि चुनाव लड़ेंगी, और अगर लड़ेंगी भी तो उसका कोई बहुत व्यापक फायदा मुझे नहीं लगता कांग्रेस को पहुंचेगा औरंगजेब। इस चुनाव। मैं सहमत हूँ पुनीत से, क्योंकि ऐसा अगर आपने लड़ना भी होता तो एक माहौल बनाया जाता है कि लड़ना, जैसे हमने देखा था कि जब राहुल गांधी को वायनाड से लड़वाने का कर रहे थे, चल रहा था, तो पहले ही माहौल बना था कि साउथ इंडिया से लड़ना है, इतनी सीटें हैं वहां पे, इतनी सीटें आ रही हैं, तो ऐसा एक माहौल बनाते कांग्रेस वाले भी, लेकिन ऐसा कुछ दिखने में अभी तक नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि पॉलिटिक्स में एनीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन, पुनीत और औरंगजेब। नागेंद्र से लास्ट में हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश चुनाव पर ये चर्चा बहुत दिलचस्प रही। ऐसी चर्चाओं का दौर हम रायसीना रिपोर्ट्स पर जारी रखेंगे। बहुत जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।